चैप्टर 2 एक हाथी की ताकत। रेवती आकर्ष को लेकर रवि के सामने आई, जो अभी भी बंधा हुआ था। आकर्ष, अब बदला लेने का समय आ गया है। तुम भी रवि को वैसे ही मारो जैसे रवि ने तुम्हें मारा था। अब आगे। आकर्ष हंसने लगा। मुक्के मारना, इसमें तो वो विशेषज्ञ था। रवि आकर्ष की ही उम्र का था और उसे तेज धूप में दंड स्तंभ से बांध दिया गया था, जिससे उसका चेहरा बहुत पहले ही पीला हो गया था। रेवती के शब्दों को सुनकर रवि बहुत डर गया और चीख कर अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे बचाओ। रेवती, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। रवि के पिता 7वें एल्डर अमन ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं बात ज्यादा बढ़ा रही हूँ। अमन, आमतौर पर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है। वो कमजोर है, इसलिए मानती हूं कि कभी कभी चोट लगना आम बात है, लेकिन इस बार तुम्हारे बेटे ने उसे लगभग मार डाला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, रेवती, अब भी शांत रहूंगी? रेवती ने अमन की ओर तेज नजरों से देखा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आकर्ष, संकोच मत करो और हमला करो। आज मैं भी देखती हूं कि तुम्हें कौन रोकता है। रेवती की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। भले ही वह एक महिला थी, लेकिन जिस हिम्मत और प्रभावशाली ढंग से उसने अपनी बात कही थी, वैसे कोई पुरुष भी नहीं कह पाता। कुल प्रमुख। अमन ने अपने बगल में बैठे कुल प्रमुख वर्धन सिंह की ओर यह आशा करते हुए देखा कि शायद वो उसका साथ देंगे। अमन, आज का मामला तुम्हारे और रेवती के बीच का निजी मामला है। मुझे आशा है कि आप इसे निजी तौर पर ही सुलझाएंगे, वर्धन सिंह ने अमन को समझाते हुए कहा। तो तुम ही वो रवि हो जिसने पुराने आकर्ष को पीट पीट कर ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचाया था, आकर्ष ने अपने आप से ही कहा। हाँ, आकर्ष ने बिना कुछ कहे सीधे रवि को एक थप्पड़ मार दिया। आकर्ष की हथेली में हल्का दर्द होने लगा। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई। आकर्ष, अगर हिम्मत है तो पहले मेरे हाथ खोलो, हम आमने सामने लड़ सकते हैं, रवि ने लगभग चीखते हुए कहा। आकर्ष के थप्पड़ से उसका आधा चेहरा सूज गया था। तुम्हारे हाथ खोलूं और फिर तुमसे लड़ूं? माफ करना, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक बात है कि मेरे पास हिम्मत है या नहीं, तो उसके बारे में तुम चिंता मत करो। आकर्ष ने हंसते हुए अपने हाथ फैलाए और उदासीनता से अपने कंधे उठकाए। हाँ, उसने रवि को एक और थप्पड़ दे मारा। इस आदमी के चेहरे की त्वचा सचमुच बहुत मुड़ी है। अपनी दुखती हथेलियों पर फूंक मारते हुए आकर्ष ने कहा। जब आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्यों ने आकर्ष की हरकतें देखी और उसकी बातें सुनी, तो वे अवाक रह गए। रवि पहले से ही बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आकर्ष शिकायत कर रहा है कि रवि के चेहरे की त्वचा मोटी है। क्या ये सच में पुराना वाला आकर्ष है? जूतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। नीचे झुकते हुए आकर्ष ने अपने पैर से एक जूता निकाला, उसे अपने हाथ में लिया। इस दृश्य को देख आसपास के सभी शिष्यों के शरीर में कंपन होने लगी। ये आकर्ष कहीं रवि के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उस जूते का उपयोग करने के बारे में तो नहीं सोच रहा। अगर वह सचमुच रवि के चेहरे पर उस जूते से थप्पड़ मारता है, तो रवि का चेहरा फट जाएगा। जैसे ही अमन की नजर इस दृश्य पर पड़ी, वो बोला, कमीने आकर्ष, तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और आकर्ष पर हमला करने के लिए जाने लगा। रेवती ने जब अमन को आकर्ष पर हमला करते देखा, तो वो जल्दी से आकर्ष के सामने पहुंच गई। अमन, अब मौत को दावत तुम दे रहे हो। अपने नाजुक हाथों को फैलाते हुए रेवती ने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अमन पर हमला कर दिया। उसी समय रेवती के सिर के ऊपर सफेद धुंध की अस्पष्ट किरणें दिखाई देने लगी। रेवती, आज मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कितनी ताकतवर हो। रेवती को अपने ऊपर हमला करते देख अमन ने आकर्ष पर हमला नहीं किया, पर रेवती से लड़ने को तैयार होने लगा, क्योंकि वो ही आकर्ष की एकमात्र हाल थी। अमन ने भी तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और रेवती के प्रहार को रोक दिया। तुरंत अमन के सिर पर 4 हाथियों की परछाई दिखाई देने लगी। अमन ने पूरी ताकत से हमला किया और आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके 4 हाथियों की आकृतियां बनाईं।
दूसरे शब्दों में कहे तो इस समय अमन की ताकत 4 हाथियों के बराबर थी। एक हाथी की ताकत 10,000 पाउंड, लगभग 4,500 किलोग्राम। आकर्ष जोर से चिल्लाया, मां। मिश्रा परिवार के सभी शिष्य 7वें एल्डर और 9वें एल्डर के बीच हो रही लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की घटना देखना बेहद दुर्लभ था। बूम! अमन और रेवती दोनों के वार एक भयंकर गर्जना के साथ टकराए। दोनों के शरीर को हल्का धक्का लगा। रेवती का शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसके सिर के ऊपर सफेद धुंध व कुछ अस्पष्ट छाया दिखाई दे रही थी। कुल 6 हाथियों की ताकत। अमन की 4 हाथियों की ताकत का मुकाबला रेवती की 6 हाथियों की ताकत से था। इस लड़ाई में कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था, सभी साई देख पा रहे थे। रेवती के प्रहार से अमन को इतना तेज धक्का लगा था कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिरा। वाह! अमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने रेवती के सिर के ऊपर उन 6 हाथियों की लुप्त होती छाया पर नजर डाली। यह कैसे संभव है? 6 हाथियों की ताकत। रेवती वास्तव में चक्रमध्य मंडल के 4थे स्तर की योद्धा है। अमन चौंक उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाली 9वीं एल्डर रेवती, जो हमेशा मिश्रा परिवार के मामलों से दूर रहती थी, वास्तव में इतनी ताकतवर होगी। परिवार के सभी शिष्य हैरान होने से खुद को नहीं रोक सके। 6 हाथियों की ताकत। रेवती चाची वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। योद्धाओं की ताकत के अनुसार 6 हाथियों की ताकत केवल चक्रमध्य मंडल के 4थे स्तर के योद्धा के पास होती है। कौन सोच सकता था कि 9वीं एल्डर, जो आमतौर पर दयालु और सौम्य, उनके पास वास्तव में इतनी ताकत होगी। अगर रवि ने आकर्ष को लगभग मारा नहीं होता तो हमें 9वें एल्डर की ताकत देखने का मौका कभी नहीं मिलता। रेवती स्थिर खड़ी थी। आकर्ष ने राहत की सांस लेते हुए अपने आप से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मां के पास वास्तव में इतनी ताकत होगी। आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए और 6 हाथियों की आकृतियों को विकसित करना, मां निश्चित रूप से चक्रमध्य मंडल के 4थे स्तर पर है। इस दुनिया में योद्धा बनने के पहले चरण को शारीरिक मंडल के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। शारीरिक मंडल के 9वें स्तर में पहुंचने पर योद्धा को 10,000 पाउंड, लगभग 4,500 किलोग्राम की ताकत मिलती थी। इसके बाद अगर वो योद्धा अपनी आंतरिक ऊर्जा और इस ताकत 10,000 पाउंड को आपस में मिला देता, तो वो आंतरिक ऊर्जा को एक हाथी का स्वरूप दे सकता था, जैसा कि रेवती ने अभी किया था। शारीरिक मंडल के ऊपर का मंडल चक्रमध्य मंडल के नाम से जाना जाता था। शारीरिक मंडल और चक्रमध्य मंडल के बीच सबसे बड़ा अंतर आंतरिक ऊर्जा का था। शारीरिक मंडल के 9वें स्तर को प्राप्त करने के बाद योद्धा को आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता था। उसके बाद ही वो योद्धा चक्रमध्य मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर सकता था। चक्रमध्य मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने के बाद योद्धा को एक और हाथी की ताकत प्राप्त होती थी, जिसे पहले की ताकत के साथ मिलाने के बाद पहले स्तर के चक्रमध्य मंडल के योद्धा के पास कुल 2 हाथियों की ताकत होती थी। जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाता, उनकी शक्ति का स्तर भी बढ़ता जाता। यही सब सोचकर आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आकर्ष, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बस रवि से अपना बदला लेने पर ध्यान दो। रेवती की कोमल आवाज आकर्ष के कानों में सुनाई दी। पिताजी, मुझे बचा लो। रेवती की बातें सुनकर रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जानता था कि आकर्ष उसे सच में जूता मारने की हिम्मत रखता है। और अब भला उसे किस बात का डर होगा जब अमन रेवती से हार चुका है। अमन का चेहरा गंभीर था, लेकिन रेवती के डर के कारण उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आकर्ष जोर से हंसा। धार! उसने बेरहमी से रवि को जूता दे मारा। तुरंत रवि की एक दर्द भरी कर्कश चीख निकली, क्योंकि उसके चेहरे पर जूते का स्पष्ट निशान छप चुका था। धार! 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 आकर्ष अपना हाथ घुमाता रहा और बार बार रवि के चेहरे पर जूता मारता रहा। जब भी उसका जूता रवि के चेहरे पर पड़ता,
तो वहां मौजूद मिश्रा परिवार के शिष्यों को अपने शरीर में एक बेकाबू कंपी महसूस होती। रवि के चेहरे पर जूते की आवाज सुनना ही उन्हें डराने के लिए काफी था। आकर्ष तब तक नहीं रुका जब तक रवि बेहोश नहीं हो गया। रवि को पीटने के बाद आकर्ष रेवती के साथ वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अमन की ओर देखा, जिसकी आंखों में खून उतर चुका था। अगर रेवती वहां नहीं होती तो अमन आकर्ष को जान से मार देता। आकर्ष का दिल बैठ गया। उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत बार इस तरह की निगाहें देखी थीं। ऐसे व्यक्ति बेईमान होते थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए उसके पिछले जीवन में जब भी कोई उसे इस तरह से घूरता तो उनके कुछ भी करने से पहले वो उनसे छुटकारा पा लेता था। आकर्ष को इस समय दबाव महसूस हो रहा था। वो जानता था कि जब तक वो रेवती के साथ है तब तक अमन उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी मां हर समय तो उसके साथ नहीं रह सकती। इस दुनिया में रहने के लिए जहां केवल ताकतवरों का सम्मान किया जाता था, वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। इस समय उसे जिस चीज की सख्त जरूरत थी वह थी ताकत, असीम ताकत। मिश्रा परिवार की नवीं एल्डर होने के कारण रेवती के पास अपना खुद का एक घर था। घर में 3 कमरे थे, एक रेवती का, दूसरा आकर्ष का व तीसरा उनकी नौकरानी का। अपने कमरे में वापस जाने से पहले आकर्ष ने अपनी मां रेवती को प्रणाम किया। इस बार इतनी गंभीर चोटें लगने के बाद आकर्ष थोड़ा अलग लग रहा है। आकर्ष के सबसे करीबी व्यक्ति होने के कारण रेवती ने आकर्ष के व्यवहार में आए परिवर्तन को तुरंत भांप लिया था, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी उसके लिए यह सोच पाना बहुत मुश्किल था कि उसका वास्तविक बेटा आकर्ष तो पहले ही मर चुका है। इस समय जो उसके सामने था वो था 21वीं सदी का आकर्ष। अपने कमरे में लौटने के बाद आकर्ष उदास भाव के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया। उन विदेशी यादों से उसे पता चला था कि इस शरीर का असली मालिक यानी पुराना आकर्ष बहुत छोटी उम्र से ही बीमार और नाजुक था। उसके लिए शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करना ऐसा था जैसे एक आम व्यक्ति का हवा में उड़ना या फूंक मारकर पहाड़ तोड़ना। यह सब जानने के बाद आकर्ष को पुराने आकर्ष की किस्मत पर तरस आने लगा। हा 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 हा। अचानक आकर्ष के दिमाग में एक भयानक और कर्कश हंसी गूंज उठी। कौन? आकर्ष ने घबराते हुए पूछा। बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भाग्यशाली हो। इतनी मार खाने के बाद भी तुम जिंदा हो। रुको, तुम वो बच्चे नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम उस शरीर में हो जिसमें तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजाए मौत। वो कर्कश आवाज आकर्ष के दिमाग में सुनाई दी, जो अब क्रूरता और गुस्से से भरी हुई थी।